नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सब? एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं यानी आपकी स्टोरी टेलर आदि। आप सबका इस चैनल पर दिल से, प्यार से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और हाँ, इस कहानी को यानी नायाब और नूर की कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। देखिए, आज हम सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं हैं बल्कि 50 लोगों की एक छोटी-सी फैमिली बन चुके हैं। इस बात की खुशी शायद मेरी आवाज़ में भी महसूस हो रही होगी आपको, है ना? इसी खुशी के बीच मैं आपसे एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको बता दूँ कि हाल में ही मेरी पार्टनर ने मुझे एक किताब गिफ्ट की थी। उस किताब का नाम था शी एंड हर बाय मानव कौल। आपको बता दूँ कि ये किताब इंडियन सोसाइटी के बीच इमोशंस, अट्रैक्शन, डिज़ायर और रिश्तों को बहुत ही बोल्ड और ऑनेस्ट तरीके से दिखाती है। एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड ये किताब है, लेस्बियन लव स्टोरी भी है और थोड़ी-सी एरोटिक है, थोड़ी-सी रेबेलियस है और काफ़ी ज़्यादा रियल है। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है, तो कभी वक़्त मिले तो खुद के लिए ज़रूर पढ़ना या फिर अपने पार्टनर को भी गिफ्ट करना। और हाँ, देखो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस एक रीडर और स्टोरी टेलर का दिल से शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यार, उलझन, खामोशी और जज़्बातों से भरी कहानी में एक बार फिर वापस चलते हैं और सुनते हैं नायाब और नूर की दास्ताँ। सो दोस्तों, पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि नायाब किस तरह स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए कैब लेती है। बिना रुके, बिना सोचे बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे कि वो सिर्फ नम्रता से नहीं यानी अपनी एक्स पार्टनर से नहीं, अपने आप से भाग रही हो या फिर अपनी किस्मत से भाग रही हो। आखिरकार एक लंबे सफर के बाद नायाब एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां वो बेसिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती है। वो हैदराबाद से फाइनली जर्मनी के लिए अपनी फ्लाइट लेती है। फ्लाइट में चढ़ते वक्त ना जाने क्यों नायाब के पैर चलने से जवाब दे रहे थे। अब तक जो नायाब सिर्फ अपना सब कुछ पीछे छोड़कर भाग जाना चाहती थी, अब वही नायाब अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बस आगे चलने के लिए ढकेल रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि जैसे कुछ छूट रहा है पीछे, ना जाने क्यों। नायाब एक बड़ी अजीब सी कश्मकश में थी, एक अजीब सी दुविधा में थी। एक पल के लिए उसे लगता था कि यार, यही तो चाहिए था ना मुझे। पर आज जब सब कुछ मेरे पास है, मेरे सामने है, फिर ये अजीब सी बेचैनी क्यों? बड़ी जदोजहद और बड़ी कोशिशों के बाद नायाब ने हिम्मत की और अपने बाबा को फोन मिलाया। फोन की घंटियों के साथ नायाब की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि बस एक बार मेरे बाबा मुझे कह दे कि नायाब बेटा, तुम रुक जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने आप को समझने के लिए कहीं से भागने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, जो हर पल, हर मोड़ पर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम जैसी हो, तुम्हें हर हाल में तुम्हें स्वीकारेगा। खैर, कई बार फोन की घंटी बजी, पर इस बार फोन बाबा ने नहीं, माँ ने उठाया था। माँ की आवाज सुन नायाब जैसे ख्वाबों से बाहर आ गई हो। माँ ने कहा, हेलो नायाब, तुम एयरपोर्ट पहुंच गई क्या? नायाब ने दबी आवाज में कहा, हाँ माँ। नायाब की माँ यामिनी कहती है, ठीक है फिर मैं रखती हूँ। तुम्हारे बाबा नहा रहे हैं, जब वो निकलेंगे तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। नायाब ने जवाब में सिर्फ ठीक है कहा और इस वाक्य को कहते हुए उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और चुपचाप जाकर प्लेन में बैठ जाती है। और इस बार वो खुद को बस किस्मत और वक्त के हाथों छोड़ देती है कि अब जो भी उसके नसीब में होगा उसे मंजूर है और वो अब नहीं रुकेगी, किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकेगी। इसी तरह प्लेन देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों में कहीं खो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में हमारी परछाई खो जाती है।
तो दोस्तों वहीं हमारी नूर भी अपने परिवार के संग अनन्या के घर जा पहुंचती है। देखने में अनन्या का घर किसी महल से कम नहीं था। उसे इस इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। चारों तरफ केवल धूमधाम और ढोल नगाड़ों की आवाज थी, और इस एक माहौल ने हमारे नूर की आंखों में एक अजीब सी चमक ला दी थी। आखिरकार उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो थी। अनन्या के पापा और मम्मी बड़े प्यार से नूर की फैमिली का स्वागत करते हैं। हमेशा से नूर और राशि को अनन्या के पापा मम्मी ने अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। उन्होंने कभी अनन्या और नूर के बीच कोई भेदभाव नहीं किया था। बचपन में जो ड्रेस अनन्या के लिए आती थी वही सेम ड्रेस हमारी नूर के लिए भी लाई जाती थी। या अगर कोई खिलौना हमारे नूर के पास है तो वही नूर के पापा भी अनन्या के लिए भी ले आते थे। लेकिन जॉब्स के सिलसिले में नूर के पापा विदेश सेटल हो गया। अब वो इंडिया तभी आते थे जब कोई बहुत बड़ी बात हो या कोई इंपॉर्टेंट काम हो, केवल तब। देखा जाए तो एक लंबे समय के बाद ये दो परिवार एक दूसरे से मिल रहे थे। नूर और आशी को देखकर अनन्या की मम्मी कहती है कि बड़े जल्दी बड़े हो गए हमारे बच्चे। कल तक ये तीन तिगड़ी हमेशा पूरे घर में उधम मचाते हुए फिरती थी, लेकिन आज देखो ये दोनों कितने समझदारों की तरह हरकतें कर रही हैं। और एक वो अनन्या है जो पर नाराज होकर बैठी है कि अगर नूर नहीं आएगी तो वो तैयार नहीं होगी शाम की पूजा के लिए। तो अब जाओ बेटा, तुम ही संभालो अपने इस बिगड़ैल दोस्त को जिसने तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। नूर के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी और वो दौड़ते हुए बस सीढ़ियों की तरफ भागी जा रही थी। अचानक वो कुछ सोच के रुक जाती है। उसे याद आता है कि कल कल उसे किस तरह समझाया गया था कि उसका लड़की होना, और ये भी कि एक लड़की की तरह बिहेव करना। फिर धीरे धीरे और काफी सोच विचार के साथ नूर अनन्या के कमरे के पास आकर कहती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। भाई साहब, इस एक वाक्य ने जैसे पूरे घर के माहौल को हिला के रख दिया था। एक जोरदार धक्का नूर को पीछे से मिलता है और एक आवाज आती है कि और आ गई मेरी मोरल वैल्यूज की दुकान, बड़ी जल्दी आ गई। थोड़ा और रुक जाती, मेरी एंगेजमेंट होने के बाद आती। नहीं नहीं, काम करती ना, मेरी शादी होने के बाद आती। नहीं यार, ये भी लेट हो जाएगा ना, एक काम करती मेरे बच्चे होने के बाद आती। नहीं नहीं, काम और करती कि तुझे ना डायरेक्टली मेरे बच्चों के बच्चों की शादी में आना चाहिए था, क्योंकि तू तो भाई बहुत बड़ी हो गई है। तुझे तो मेल करो तो महीनों में तू उसका रिप्लाई देती है, कभी कॉल करो तो मैडम वॉइस नोट में जवाब देती है। बहन, आखिर चल क्या रहा है तेरे जीवन में? कहीं तूने मुझे त्याग तो नहीं दिया? देख, अगर तेरा मन में ऐसा कुछ चल रहा है ना तो तू मुझे सीधा सीधा बोल दे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी है ना तो समझ लेना मैडम, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। भूल जाऊंगी कि तू कभी मेरी दोस्त भी थी। तो याद रखना, अनन्या से कभी मत उलझना, समझा? हमारी नूर सिर्फ और सिर्फ अनन्या को सुनते रहती है और अचानक से जोर से चीखते हुए कहती है कि बस भाई, बस, इतने सारे ताने। अच्छा है कि तो मुझे सीधे सीधे मार ही डालती, लेकिन अपने ये शब्द बेरीबान मुझ पे ना चला यार। इतने कठोर शब्द, भाई माफ कर दे। नूर को बैक टू नॉर्मल वाले मोड में देखकर अनन्या मुस्कुराती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि अरे मेरा शिम्बा, बस यही फायर मोड देखना था तेरा। जब से आई है तेरा सूखा सूखा चेहरा देख के ना मुझे डर लग रहा था कि भाई शादी मेरी हो रही है और मेरे दिल टूटे आशिक की तरह तकलीफ तुझे हो रही है। देख नूर, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो बहन मैं तुझे एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मैं ना मेरे चीनू से बड़ा प्यार करती हूँ। बड़ी मेहनत से पापा हमारे एंगेजमेंट के लिए माने हैं। देख, इस जन्म में मैं उसकी हो जाती हूँ, अगले जन्म में मैं तुझे पक्का चांस दूंगी।
नूर बड़े अजीब तरीके से अनन्या को देखती है और कहती है, बहन इस ब्रह्मांड में कभी अगर लड़कों का अकाल पड़ जाए ना, तो भी मैं तेरे पास तो कभी नहीं आऊंगी। कसम से तुम मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शादी ब्याह करके ना सेटल होना है, तेरे साथ रह के वार नहीं करना है। समझ में आया? वैसे भी जब नूर की शादी होगी ना, तो मिस अनन्या तो देख लेना, तुम सब के सब सिर्फ मुझे देखते रह जाओगे। तेरे मिस्टर चीनू पीनू से बेहतर लड़का ढूंढूंगी मैं। अनन्या कहती है, अरे अरे, मेरे उनको अंडरस्टिमेट मत करो बहन, वक्त आने पर देख लेंगे कि क्या तीर मारेगी। आप फिलहाल अगर आपकी परमिशन हो तो कमरे में चले, क्योंकि मुझे शाम के लिए आपसे बहुत कुछ प्रिपरेशन करवानी है और आपको फ्रेश भी होना है। इसके बाद नूर अनन्या के साथ उसके कमरे में जाकर फ्रेश होती है, और जैसे ही वो वॉशरूम से निकलकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, तो उसे अपने चेहरे पर उस थप्पड़ के हल्के निशान दिखते हैं जो कल उसके पापा ने उसे मारा था। नूर खुद को संभालती है, संभालते हुए अपने चेहरे के उस दाग को छुपाती है, और एक हल्के नीले रंग की कुर्ती और सलवार और उसके ऊपर बूटी का दुपट्टा लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है और नीचे की तरफ आती है, जहां सब खाने की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने वाले थे। नूर टेबल के पास पहुंचकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है। उसे उसकी माँ कहीं नजर नहीं आती। उसे उस तरह यहाँ वहां देखते हुए अनन्या ने उसे टोकते हुए कहा कि मोहतरमा, हम लोग यहाँ बैठे हैं तुम्हारे सामने, और तुम यहाँ बैठने की बजाय चारों तरफ पता नहीं क्या ढूंढ रही हो। नूर कुछ कहती उससे पहले ही उसकी बहन यानी राशि ने कह दिया कि वो माँ को ढूंढ रही है, क्योंकि वो हमेशा माँ के साथ ही खाना खाती है। ये सुन अनन्या के पापा कहते हैं कि बेटा अनन्या, सीखो कुछ नूर से। एक तुम हो कि लंबे समय तक तुम्हारा चेहरा भी देखना दुश्वार हो जाता है। देखो अभी कुछ दिनों में तुम चली जाओगी, ये नहीं कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम ही स्पेंड कर लो। अनन्या कहती है कि कुछ भी यार पापा, आई ऑलवेज लव्स यू एंड ममा, एंड कभी कभी कुछ चीजें बिना जताए समझनी होती है। और हाँ, वन मोर थिंग, देखो अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम दोनों को ना कंपेयर करना बंद करो। बाकी नूर, अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ खा लें यार, बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, आंटी माँ के साथ मार्केट गई है और उनको मैंने नाश्ता पहले ही करवा दिया था। प्लीज यार, मुझ पे थोड़ी दया कर दो, और बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम कहो तो मैं अब खाना शुरू करूं। नूर अनन्या को कोई जवाब नहीं देती है, बस अपने पापा की तरफ देखती है, मानो जैसे वो उनके परमिशन का वेट कर रही हो। माहौल को संभालते हुए नूर के पापा ने हंसते हुए नूर से कहा कि अरे घबराओ मत बेटा, इसे अपना ही घर समझो और बैठ जाओ खाने के लिए। ये वाक्य सुनने के बाद नूर चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ जाती है। पता नहीं क्यों पहली बार ये देख अनन्या और उसके पापा को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि काफी सालों के बाद वो लोग आज जिस नूर से मिल रहे हैं, या जिस नूर को वो जानते थे, या फिर जो नूर आज उनके सामने है, पता नहीं क्यों, पर वो उन्हें पहली वाली नूर बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अब आज के एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं और देखते हैं कि क्या इस बदले हुए नूर का राज अनन्या जान पाएगी या नहीं, और ये भी देखेंगे कि आखिर नायाब के नए सफर की शुरुआत कैसी होती है। तब तक के लिए आप सभी, आपकी आदि और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नायाब और नूर की किस्मत के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।